हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी स्पार्क वेयर नॉलेज बिगिंस टू शाइन, ताकि आपकी लर्निंग आसान और सुपर इफेक्टिव। तो आज हम आपके लिए लाए हैं क्रॉप साइंस पेपर फर्स्ट के लिए यूनिट फर्स्ट में। आज हम डील करने वाले हैं पैडी के साथ। तो पैडी एक इम्पॉर्टेंट क्रॉप है, ये आपके 8 मार्क्स कैरी करती है। ओके, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट क्रॉप है। तो आज हम आपको बताने वाले हैं इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, कहाँ से पीवाईक्यू रिपीट होते हैं, कौन से टॉपिक पर क्वेश्चन पूछा गया है। और इन नोट्स में जो हाईलाइटेड पोर्शन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको उसे मेमोराइज करना होगा, हो सकता है उस पर क्वेश्चन आए। ओके, एंड ये वो पोर्शन है जिस पर क्वेश्चन आ चुका है। पीवाईक्यूज रिपीट होते हैं, मैंने आपको कहा है जनरली पीवाईक्यू क्रॉप साइंस के अंदर पीवाईक्यूज ही रिपीट होते हैं। अगर आपको आपके प्रिपरेशन को बहुत स्ट्रॉन्ग करना है तो आपको इसके पीवाईक्यू सॉल्व करने होंगे। और हमारे चैनल पर मोस्ट ऑफ द क्रॉप साइंस के पीवाईक्यू के शॉर्ट वीडियोस प्रोवाइड कर रही हूँ, आप जाए और वहाँ से शॉर्ट वीडियो से पीवाईक्यूज देख लिए। और आपको अगर उसका पीडीएफ चाहिए तो मैं भी उसका पीडीएफ की लिंक भी है तो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगी, आप वहाँ से उसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, सो चलिए देखते हैं हम पैडी। तो हमारे क्रॉप साइंस पेपर फर्स्ट में आज हम देखने वाले हैं पैडी। तो यूनिट फर्स्ट का हमारा नाम है खरीफ सीरियल क्रॉप, उसके अंदर आता है पैडी, जो कि हमारे 8 मार्क्स है तो कैरी करती है। ओके, 8 मार्क्स कैरी करती है। एंड पैडी पर है तो बहुत दफ़ा क्वेश्चन आ चुका है, 2025 में, 24 में, 23 में भी क्वेश्चन आ चुका है। इंपॉर्टेंट क्रॉप है, आप इसे स्किप नहीं कर सकते। सो देखिए, मैं आपको बताऊँगी, मैं आपको जो चीज़ें कह रही हूँ बस आपको वही याद करना है एंड पेपर में अपने मार्क्स को सिक्योर करना है। ओके, सो देखिए, तो पैडी में नेम क्या आपको तो पता ही होगा, बहुत सिंपल है। तो पैडी का लोकल नेम होता है राइस। ओके, कुछ लोग इसे साल भी कहते हैं और राइस भी कहते हैं। इसका बॉटनिकल नेम आपको याद करना है, दैट इज़ ओराइजा सटाइवा। एंड फैमिली से ये बिलोंग करता है ग्रामिनी, तो पैडी बिलोंग टू द फैमिली ग्रामिनी। इसका ओरिजिन जो है वो साउथ इंडिया का ओरिजिन है। एंड वैराइटीज़ की अगर हम बात करें तो पैडी की वैराइटीज़ में आते हैं लोकल इम्प्रूव्ड वैरायटी। तो लोकल इम्प्रूव वैराइटीज़ में आते हैं तुलजापुर 1, तुलजापुर 1 एंड पुर 1, एम्बे मोहर 102, एम्बे मोहर 157, एम्बे मोहर 159। ओके, कोई 4-5 वैराइटीज़ आप याद कर लें। 2 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है या फिर फिल इन द ब्लैंक्स में क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आपको उसे याद करना होगा। उसके बाद आता है हाई यील्डिंग वैराइटीज़। तो हाई यील्डिंग वैराइटीज़ में आपके आते हैं, ये सारे आपके हाई यील्डिंग वैराइटीज़ हैं। ये 4 वैराइटीज़ आप याद कर ले जो कि आपको इंपॉर्टेंट लगे, लेकिन आपको ऊपर वाली 3 वैराइटीज़ इन्हें स्किप नहीं करना है, आपको ये 3 वैराइटीज़ याद करना है। बिकॉज इस पर फॉर एग्जाम्पल ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि TN1 इज़ अ हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ डैश क्रॉप। ओके, तो आपका हमें पैडी लिखना होगा उसमें। तो आपको ये ऊपर वाले 3 वैराइटीज़ याद करना है, तो कोई हार्ड बात नहीं है, बस आप इसे मेमोराइज़ कर लें, आपके लिए इजी हो जाएगा। एंड ये IR, दिस IR स्टैंड्स फॉर इंडियन राइस। ओके, इंडियन राइस 8, इंडियन राइस 22। ओके, तो ये 3 वैराइटीज़ याद कर ले और इसमें से आपको कोई जो इजी लगे वो 2-3 वैराइटीज़ याद कर ले। ओके, उसके बाद आते हैं सेंटेड वैराइटीज़। ओके, तो पैडी में सेंटेड वैराइटीज़ में आते हैं एम्बे मोहर, चिन्नौर एंड बासमती। ओके, ये भी आपको याद करने होंगे, तीनों भी वैराइटीज़ याद कर ले। उसके बाद ये पॉइंट देखें, स्टेट राइस रिसर्च स्टेशन इज़ लोकेटेड एट, कहाँ पर है, करजत में लोकेटेड है। ओके, तो आपको याद करना होगा, फिल इन द ब्लैंक में क्वेश्चन आ चुका है या आने के चांसेस भी है, आ भी सकता है। ओके, एंड स्टेट राइस रिसर्च स्टेशन इज़ लोकेटेड एट करजत। तो करजत जो होता है बच्चों पुणे एंड मुंबई के बीच में लोकेटेड होता है, एंड वहाँ पर है तो स्टेट राइस रिसर्च स्टेशन है तो लोकेटेड है। तो इसे आप याद कर ले इस पॉइंट को। एंड उसके बाद देखें, सेंट्रल राइस रिसर्च स्टेशन इंस्टीट्यूट इज़ लोकेटेड एट कुटब। एंड देखो, स्टेट राइस रिसर्च स्टेशन कहाँ पर लोकेटेड है, करजत। करजत होकर पुणे एंड मुंबई के बीच में लोकेटेड होता है। एंड सेंट्रल राइस रिसर्च स्टेशन इज़ लोकेटेड एट कुटक। कुटक जो है बच्चों वो उड़ीसा में लोकेटेड है। ओके, उड़ीसा के अंदर होता है कुटक, तो वहाँ पर सेंट्रल राइस रिसर्च स्टेशन है तो लोकेटेड है। तो आपको ये 2 पॉइंट तो याद करने होंगे। बच्चों मैं आपको एक और दफ़ा कहती हूँ कि जो हाईलाइटेड पोर्शन है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको उसे याद करना है। ओके, तो देखिए, इसके बाद हम देखने वाले हैं इकोनॉमिक यूजेस ऑफ पैडी। इकोनॉमिक यूजेस ऑफ पैडी 2 मार्क के लिए क्वेश्चन आ सकता है कि राइट इकोनॉमिक यूजेस ऑफ पैडी। ओके, तो आप दिल से बस आप इसे एक बार रीड कर ले एंड दिल से आप कितने पॉइंट लिख सकते हैं उतने पॉइंट लिख दिए, आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे इसमें। ओके, तो इकोनॉमिक यूजेस ऑफ पैडी तो हर कोई लिख सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखें, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट स्टेपल फूड ऑफ द वर्ल्ड, एज वी ऑल नो दैट इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट स्टेपल फूड ऑफ द वर्ल्ड।
इट कंटेन प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट एंड मिनरल्स। इसके अंदर इट इज़ यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ मुरमुरा, पोहा एंड लाही। तो हमारे जो राइस होते हैं वो मुरमुरा, पोहा एंड लाही बनाने के लिए यूज़ होते हैं। एंड इट इज़ यूज फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑयल एंड स्टार्च। तो ऑयल एंड स्टार्च के एक्सट्रैक्शन में तो यूज़ होते हैं। ओके, तो राइस से हम वेरियस टाइप के तो ऑयल एंड स्टार्च के एक्सट्रैक्शन करते हैं। ओके, एज वी ऑल नो दैट। एंड इसका जो स्ट्रॉ होता है और राइस का, वो कैटल फीड में, एंड उसके जो राइस के ब्रोकन ग्रेन होते हैं हमारे, वो पोल्ट्री फीड में यूज़ होते हैं। एंड हस्क, हस्क किसे कहते हैं हम, जो भूसा होता है ना उसे हम हस्क कहते हैं। तो पैडी का जो हस्क होता है वह एज अ फ्यूल यूज़ होता है। एंड ग्रेन्स जो होते हैं आर यूज इन द हिंदू रिचुअल लाइक द मैरिज एंड बर्थडे। तो मैरिज एंड बर्थडे में तो ग्रेन्स है तो यूज़ होते हैं इन हिंदू रिचुअल्स लाइक द मैरिज एंड बर्थडे में ग्रेन्स इसके यूज़ होते हैं। उसके बाद आता है स्ट्रॉ। इसका जो स्ट्रॉ होता है यूज इज मल्चिंग एंड थैचिंग मटेरियल। मीन्स इसका जो स्ट्रॉ होता है वो कंपोस्ट बनाने में या फिर कोई अदर चीज़ें बनाने के लिए है तो यूज़ होता है। ओके, एक और पॉइंट मैं आपको कहती हूँ कि इसका जो राइस जो है, ओके, तो राइस जो है उसके अंदर 20% ऑयल होता है। कितना होता है? 20% ऑयल होता है। ओके, तो हमारे राइस में 20% ऑयल होता है। उसके बाद देखिए इकोलॉजी, हम जाते हैं अब नेक्स्ट पॉइंट पे हमारे, दैट इज़ अ इकोलॉजी। ओके, इकोलॉजी इंपॉर्टेंट है, इस पर आपको 2 मार्क का या फिर 4 मार्क का क्वेश्चन पूछ सकता है। तो उसमें से इकोलॉजी में आपको क्या लिखना पड़ेगा? आपको 2 मार्क के लिए क्लाइमेट के बारे में लिखना पड़ेगा एंड और 2 मार्क के लिए आपको सॉइल के बारे में लिखना पड़ेगा। अगर आपको इकोलॉजी लिखो ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको उसमें क्लाइमेट एंड सॉइल दोनों को मेंशन करना होगा। ओके, क्लाइमेट को मेंशन करना होगा, सॉइल को मेंशन करना होगा। तो देखिए, तो क्लाइमेट में क्या आता है, पैडी जो है बच्चों अपना, इट इज़ अ ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्रॉप। तो पैडी आपका एक ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्रॉप है। उसके बाद ना है नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज़ इट रिक्वायर्स अ वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। तो पैडी को वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट लगता है। इट इज़ ग्रोन इन ऑप्टिमम टेम्परेचर रेंज ऑफ 20 to 37 डिग्री सेल्सियस। तो बच्चों इंपॉर्टेंट है यहाँ पर टेम्परेचर आपको याद करना होगा, फिल इन द ब्लैंक्स पे क्वेश्चन आ सकता है। ओके, तो टेम्परेचर इज़ इंपॉर्टेंट। आपको सारे क्रॉप जहाँ पर टेम्परेचर गिवन है, सारे क्रॉप का टेम्परेचर में वो ग्रो करते हैं वो याद करना होगा, बिकॉज टेम्परेचर पर फिल इन द ब्लैंक पर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। ओके, एंड जैसे ही यूनिट एंड हो जाएंगी मैं आपको एक उसके बाद एक टेबल प्रोवाइड करूँगी। उस टेबल में हमारे इस यूनिट में जो भी सारे क्रॉप्स है, सारे क्रॉप, उनका बॉटनिकल नेम, उनका यील्ड, उनका ऑप्टिमम टेम्परेचर रेंज एंड उनकी वैरायटीज़, बहुत सारी चीज़ें जो टेबल के क्वेश्चन में पूछ सकता है वो, वैसे मैं आपको एक टेबल प्रोवाइड करूँगी, बस आप वो टेबल को याद कर लिए, आपके लिए ईजी हो जाएगा वो। ओके, एंड तो देखिए क्लाइमेट हमने देख लिया, ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल क्रॉप है, वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट लगता है। एंड ऑप्टिमम टेम्परेचर रेंज 20 से 37 डिग्री सेल्सियस की ऑप्टिमम टेम्परेचर रेंज में ग्रो करता है। और उसे रेनफॉल कितनी लगती है? उसे रेनफॉल लगती है 900 to 1300 मिलीमीटर की रेनफॉल लगती है। इट इज़ बेस्ट इन हेवी रेनफॉल एंड स्टैंडिंग वाटर कंडीशन। ओके, सो ये जो है वो हेवी रेनफॉल एंड स्टैंडिंग वाटर कंडीशन में बेस्ट है तो ग्रो करता है। उसके बाद हम देखते हैं सॉइल। ओके, तो मैंने आपको कहा है कि इकोलॉजी में क्लाइमेट भी लिखना है आपको एंड सॉइल भी लिखना है। तो सॉइल शुड बी वेल ड्रेन एंड फर्टाइल। तो पैडी की जो सॉइल होती है बच्चों, इट इज़ वेल ड्रेन एंड फर्टाइल होनी चाहिए। तो सॉइल लाइक सैंडी लोम, क्ले मीडियम, लाइट, हैवी एंड लैटरेटिक सॉइल चाहिए इसको। इट शुड बी रिच इन ऑर्गेनिक मैटर। और जो सॉइल होती है हमारी वो ऑर्गेनिक मैटर में रिच होनी चाहिए। इन महाराष्ट्र पैडी कैन बी ग्रोन ऑन सॉडिक सॉइल, कार्डलैंड एंड लैटरेटिक सॉइल। तो महाराष्ट्र में पैडी जो है वो सॉडिक सॉइल में तो ग्रो किया जाता है। ओके, एंड तो जो सॉइल होती है उसका pH 6.5 से 7.5 का होना चाहिए। ओके, इजी पॉइंट है, 2-3 मरतबा रीड करें, मेमोराइज करें, याद हो जाएगा। ओके, मेमोराइज कर ले हो जाएगा। ओके, एंड लैंड प्रिपरेशन। तो लैंड प्रिपरेशन आपको पैडी का लैंड प्रिपरेशन 2 मार्क के लिए पूछ सकता है। सो लैंड प्रिपरेशन में क्या होता है, लैंड इज प्रिपेयर्ड बाय वन डीप प्लगिंग। ओके, लैंड इज प्रिपेयर्ड बाय वन डीप प्लगिंग, देन क्लॉट्स आर क्रश्ड एंड 2 to 3 क्रॉस हैरोइंग आर गिवन। ओके, तो उसमें क्या कह रहा है वो, तो लैंड इज प्रिपेयर्ड बाय वन डीप प्लगिंग, देन क्लॉट्स आर क्रश्ड एंड 2 to 3 क्रॉस हैरोइंग आर गिवन। ओके, तो हैरोइंग किसे कहा जाता है बच्चों, जो मिट्टी के ढीले होते हैं, मिट्टी के ढेले जो होते हैं उसे तोड़ना और मिट्टी को बराबर करना, उसे हम हैरोइंग कहते हैं। हैरोइंग यानी कि मिट्टी के ढेले तोड़ना और मिट्टी को बराबर करने को हम हैरोइंग कहते हैं। तो लैंड प्रिपरेशन में क्या होता है, लैंड प्रिपरेशन यानी कि खेत की तैयारी। हम खेती करने के लिए, हमारे पैडी की खेती करने के लिए लैंड को किस तरह प्रिपेयर करेंगे, तो सबसे पहले उन्हें कह रहा है क्या करना पड़ेगा, हमको वन डीप प्लगिंग करना पड़ेगा, यानी कि खेत को एक बार गहरा हल चलाया जाता है। ओके, उसके बाद क्लॉट्स आर क्रश्ड एंड 2 to 3 क्रॉस हैरोइंग आर गिवन। मीन्स मिट्टी के बड़े बड़े ढेले यानी कि क्लॉट्स जो है वो तोड़ दिए जाते हैं और 2-3 बार उल्टा सीधा हैरो चलाया जाता है ताकि मिट्टी नरम हो जाए।
ओके उसके बाद क्या कहा गया, लैंड इज़ क्लीन्ड बाय रिमूविंग द वीड्स एंड स्टबल्स ऑफ द प्रीवियस क्रॉप। ओके मतलब कि रिमूविंग द वीड्स एंड द स्टबल, यानी कि खेत से घास फूस यानी कि जो वीड होते हैं और पिछली फसल के बचे हुए तने स्टेम, जो भी पिछली फसल के बचे हुए पार्ट्स जो है तने स्टेम जो भी है स्टबल कहा जाता है उसे, वो हटा दिए जाते हैं। इसके बाद क्या किया है, ऐड FIM और कंपोस्ट एट द टाइम ऑफ लैंड प्रिपरेशन और लास्ट हैरोइंग। तो क्या कहा जा रहा है वो, ऐड FIM और कंपोस्ट यानी कि खेत में गोबर की सड़ी हुई खाद जिसे हम FIM कहते हैं। FIM यानी कि फार्म यार्ड मैनेजमेंट, या फिर खेत में गोबर की सड़ी हुई खाद या कंपोस्ट मिलाई जाती है ताकि मिट्टी ज़्यादा उपजाऊ यानी कि फर्टाइल हो। ओके उसलिए किया जाता है ये। एंड देन लैंड इज़ लेवल्ड बाय वुड प्लैंकर। ओके लेवल द लैंड यानी कि लकड़ी के प्लैंकर से खेत को बराबर यानी कि लेवल कर दिया जाता है। सिंपल, समझ में आ गया, बैठ गया आपके दिमाग में। ओके ऐसे ही समझकर इसे याद कर लिए, अच्छे से समझ लिए एंड अपने खुद से है तो आंसर बनाने की कोशिश करें। ओके उसके बाद हम देखते हैं लैंड प्रिपरेशन फॉर द वेट कल्टीवेशन। तो लैंड प्रिपरेशन फॉर वेट कल्टीवेशन इज़ फॉलोड इन द कोकन एरियाज़। ये जो होता है वो कोकन, ये तरीका कोकन ज़्यादातर है तो कोकन इलाके में अपनाया जाता है, फॉलो किया जाता है। ओके एंड लैंड इज़ प्लग्ड विद अ वुडन प्लग इन द स्टैंडिंग वाटर विच इज़ कॉल्ड एज अ पेडलिंग। तो क्या कह रहा है वो, पेडलिंग यानी कि खेत में पानी भर के लकड़ी के हल से हल चलाया जाता है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, पेडलिंग कहते हैं। तो एक बार डबल से सुने, पेडलिंग यानी कि खेत में पानी भरकर लकड़ी के हल से हल चलाया जाता है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम, इस प्रोसेस को हम पेडलिंग कहते हैं। ओके पेडलिंग से क्या फ़ायदा होता है, तो पेडलिंग का फ़ायदा ये होता है कि पानी ज़्यादा देर तक खेत में रुका रहता है पेडलिंग की वजह से, और घास फूस जो होती है वो कम उगती है, और धान यानी कि हमारे जो राइस पैडी, इसे हम धान भी कहते हैं हमारे पैडी को, तो धान की जड़ों को अच्छा सहारा मिलता है जिसकी वजह से। ओके तो द पेडल फील्ड इज़ एन लेवल्ड बाय अ प्लैंकर। ओके उसके बाद हम क्या करते हैं, लेवलिंग करते हैं। लेवलिंग मतलब कि पेडलिंग के बाद प्लैंकर से खेत को फिर से बराबर किया जाता है, यानी कि पेडलिंग के बाद हम क्या करते हैं कि प्लैंकर से खेत को लेवल किया जाता है। ओके तो एक बार मैं इसकी समरी आपको बता देती हूँ, वेट कल्टीवेशन की सारी समरी। तो एक बार तो गहरी जुताई की जाती है यानी कि प्लगिंग, एंड देन मिट्टी के ढीले तोड़ना और 2-3 क्रॉस हैरोइंग करना, घास और पिछली फसल के बचे हिस्से हटाना, FIM और कंपोस्ट डालना, एंड खेत को लेवल करना, एंड वेट कल्टीवेशन में पानी भरकर हल चलाना यानी कि पेडलिंग, और फिर क्या करना, एट लास्ट लेवल करना। तो हो गया आपका वेट कल्टीवेशन, बैठ गया दिमाग में। तो चले आगे चलते हैं फिर हम। ओके उसके बाद आता है हमारा सीड सेलेक्शन। तो सीड सेलेक्शन अगेन इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क के लिए इस पर क्वेश्चन आ सकता है, तो ईजी है। ओके देख ले, एक बार रीड कर ले। तो आप ऐसे कौन से सीड सेलेक्ट करेंगे सोन करने के लिए, तो आप तो ऐसे सीड सेलेक्ट करेंगे ना जो कि क्लीन हो, वायबल हो, हेल्दी हो एंड डिसीज़ फ्री हो। ओके सो सिंपल है, देखिए यही कहा गया है वहाँ पर। तो सेलेक्ट क्लीन, वायबल, हेल्दी एंड डिसीज़ फ्री सीड ऑफ अ नोन वैरायटी शुड बी यूज्ड फॉर सोइंग। ओके एंड द नेक्स्ट इज सीड ट्रीटमेंट। तो सीड ट्रीटमेंट में क्या आता है, पैडी सीड्स आर डिप्ड इन अ 3% ब्राइन कॉमन सॉल्ट सोल्यूशन फॉर 5 to 10 minutes। ओके तो क्या कहा गया है यहाँ पे कि हमारी जो बीज होती है, तो बीज को 3% नमक यानी कि सॉल्ट के पानी में 5 से 10 मिनट तक डुबाते हैं। ओके उससे क्या होता है कि इससे अच्छा और ख़राब बीज जो है वो अलग अलग हो जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है कि लाइट एंड डिसीज सीड्स फ्लोट ऑन द सर्फेस ऑफ वाटर। ओके तो उससे एंड बी रिमूव्ड एंड हेवी एंड हेल्दी सीड्स रिमेन इन द बॉटम आर टेकन एंड वॉश्ड 2 to 3 times विथ फ्रेश वाटर, ड्राइड एंड यूज्ड फॉर सोइंग। सो देखिए क्या होता है, उससे हल्के और बीमार यानी कि डिसीज्ड सीड्स जो है अपने वो ऊपर तैरते हैं। ओके उन्हें निकाल कर फेंक देते हैं, और जो भारी और सेहतमंद बीज नीचे बैठ जाते हैं उन्हें 2-3 बार साफ़ पानी से धोकर सुखा दिया जाता है। ओके सो देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है, सीड शुड बी डिप्ड इन अ क्यूपरियस फंजीसाइड लाइक द क्यूपरावेट 5 to 6 ग्राम
पर केजी ग्राम या फिर केजी ऑफ सीड फॉर 10 मिनट्स। ओके, उसके बाद क्या कहा गया है कि बीज को फंजीसाइड जिसके क्यूपराफिड जैसे कि क्यूपराफिड जो फंजीसाइड है उससे ट्रीट करते हैं। इससे बीज पर लगने वाली फंगस जो होती है उससे बीज पर क्या होता है कि उससे बीज पर लगने वाली जो फंगस होती है उससे हमारी बीज है तो यानी कि सीड जो है वो प्रोटेक्ट हो जाती है, यानी कि फंगल इन्फेक्शन से हमारी सीड है तो प्रोटेक्ट हो जाती है। ओके, एंड सो दी सीड ट्रीटमेंट हेल्प टू प्रोटेक्ट द क्रॉप फ्रॉम ब्लास्ट डिसीजेस, ब्लाइटिंग ऑफ फुट रॉट एक्सेट्रा। तो इससे फ़ायदा क्या होता है कि इस ट्रीटमेंट से ब्लास्ट डिसीज़, फुट रॉट और दूसरी फंगल डिसीज़ से फसल की क्या हो जाती है, हिफाजत हो जाती है, हमारी फसल है तो प्रोटेक्टेड हो जाती है अदर डिसीज़ से, जैसे ब्लास्ट डिसीज़ एंड ब्लाइटिंग ऑफ फुट रॉट। ये सारी डिसीज़ से हमारी जो सीड होती है वो प्रोटेक्टेड हो जाती है। उसके बाद हम देखते हैं नर्सरी। तो नर्सरी क्या होती है? तो नर्सरी में हम जनरली क्या करते हैं, हमारी पौधा तैयार करते हैं नर्सरी में। ओके, तो देखें तो पैडी सीडलिंग्स आर रेज्ड अंडर द ड्राई एंड वेट कंडीशन, यानी कि हमारे धान के जो पौधे हैं दो तरीके से हम उसे तैयार करते हैं, ड्राई नर्सरी में और वेट नर्सरी में। तो ड्राई नर्सरी एंड वेट नर्सरी, तो ड्राई नर्सरी हम किसे कहते हैं, सूखी नर्सरी को कहते हैं। उसके बाद एंड वेट नर्सरी हम गीली नर्सरी को कहते हैं। ओके, आपको जैसे कि नाम से ही पता चल रहा होगा उसके। ओके, तो चलिए हम अब डील करते हैं हम अपनी ड्राई नर्सरी के साथ। तो ड्राई नर्सरी यानी कि सूखी नर्सरी जनरली, लेकिन ऐसा आप पेपर में नहीं लिख सकते, आपको ड्राई नर्सरी के लिए ये सारे पॉइंट्स लिखना होंगे। ओके, तो देखें क्या कहा गया है। तो सबसे पहले तो लैंड इज प्रिपेयर्ड बाय 3 to 4 प्लगिंग एंड 2-3 हैरोइंग एंड ऐड 20 से 25 टन्स FIM हेक्टर इनटू द सॉइल। ओके, तो खेत की तैयारी, सबसे पहले हम क्या करेंगे, लैंड को प्रिपेयर करेंगे, यानी कि खेत की तैयारी करेंगे। उसमें क्या करेंगे, हम 3 से 4 बार हल चलाते हैं और 2 से 3 बार हैरोइंग करते हैं। ओके, मैंने आपको समझाया था हैरोइंग क्या होता है, अगर आपको ना समझ में आए मैं डबल से बता देती हूँ। तो हैरोइंग यानी कि मिट्टी के ढेले तोड़ना और मिट्टी को बराबर करना, उसे हम हैरोइंग कहते हैं। ओके, हाँ, तो 3 से 4 बार हल चलाते हैं और 2 से 3 बार हैरोइंग करते हैं। 20 से 25 टन पर हेक्टर गोबर की खाद यानी कि FIM हम उसमें मिलाते हैं, एंड प्रिपेयर अ रेज्ड बेड्स फॉर 1 मीटर वाइड, 8 to 10 centimeter height and of any suitable length with the irrigation channels around the bed. ओके, तो बेड बनाते हैं, यानी कि बेड बनाना मतलब कि 1 मीटर चौड़ा और 8 से 10 सेंटीमीटर ऊंचा। ओके, 1 मीटर वाइड यानी कि 1 मीटर चौड़ा एंड 8 से 8 to 10 सेंटीमीटर हाइट वाला हमें तो बेड बनाते हैं। बेड को चारों तरफ पानी के लिए नाली यानी कि चैनल बनाते हैं। चैनल यहाँ पर नाली को कहा गया है। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं कि बेड को चारों तरफ पानी के लिए नाली यानी कि चैनल बनाते हैं। ओके, उसके बाद भी आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज सीड्स आर सोन 7 to 8 सेंटीमीटर अपार्ट इन अ लाइन एंड 2 to 3 सेंटीमीटर डीप। बीज बोना, ओके, जनरली बीज बोना मतलब कि बीज हमारी सीड जो होता है लाइन में 7 to 8 सेंटीमीटर की दूरी पर और 7 to 8 सेंटीमीटर की दूरी पर और 2 to 3 सेंटीमीटर गहराई में हम बोते हैं। ओके, उसके बाद देखें तो सीड्स आर कवर्ड विद सॉइल। अब फिर हम क्या करते हैं कि हमारे जो सीड्स होते हैं उन्हें सॉइल से तो कवर कर लेते हैं एंड एड 15 to 20 kg पर हेक्टर एंड इरीगेट द बेड रेगुलरली। तो रहना होता है। मैं आपको एक बात बता देती हूँ, पहले आप ये समझ लें कि इरीगेटेड क्रॉप किसे कहते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है। इरीगेटेड क्रॉप यानी कि ऐसा कोई एनी प्लांट, ओके, ग्रीन एनी प्लांट ग्रोन फॉर द फूड और फाइबर्स, जो कि हमें आर्टिफिशियल सोर्सेज, आर्टिफिशियल मीन के थ्रू हमें उसे वाटर प्रोवाइड करना होता है। नेचुरल वाटर के अलावा हमें उसे आर्टिफिशियल मीन से वाटर प्रोवाइड करना होता है, सच एज कैनल्स, पाइप, स्प्रिंकलर्स और ड्रिप सिस्टम के थ्रू हम उसे आर्टिफिशियल मीन्स के थ्रू वाटर प्रोवाइड करते हैं। ओके, उसे हम इरीगेटेड क्रॉप बोलते हैं। इरीगेशन का भी मतलब यही होता है कि हमें उसे एक्स्ट्रा कोई आर्टिफिशियल सोर्सेज के थ्रू भी वाटर प्रोवाइड करना होता है, तो हम उसे क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं इरीगेटेड क्रॉप या फिर इरीगेशन बोलते हैं। ओके, एंड हमें उसे इरीगेट द बेड रेगुलरली यानी कि हमें उसे क्या करना, मतलब पानी देना पड़ता है। ओके, तो क्या करते हैं हम बीज को मिट्टी से ढक देते हैं। उसके बाद 15 से 20 kg नाइट्रोजन पर हेक्टर। तो यहाँ पे एन का मतलब क्या है बच्चों, यहाँ पर एन का मतलब है नाइट्रोजन, क्योंकि 15 to 20 kg नाइट्रोजन पर हेक्टर देते हैं और नियमित पानी देते हैं। ओके, जितना ज़रूरी है उतना देते हैं। ओके, एंड उसके बाद सीडलिंग्स आर रेडी फॉर ट्रांसप्लांटिंग विद इन 20 से 25 days आफ्टर सोइंग।
ओके। एंड उसके बाद क्या होता है, हमारे सीडलिंग जो होते हैं पौधे कब तैयार होते हैं, तो 20 से 25 दिन के बाद ट्रांसप्लांट यानी कि दूसरे खेत में लगाने के लिए हमारे जो पौधे होते हैं वो तैयार हो जाते हैं। एंड उसका सीड रेट आप याद कर लें, 250 to 400 kg पर हेक्टेयर का उसका सीड रेट होता है। इंपॉर्टेंट है, टेबल में इसका क्वेश्चन आ सकता है या फिर फिल इन द ब्लैंक से भी क्वेश्चन आ सकता है। इंपॉर्टेंट है, आपको याद करना होगा। ओके, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, याद करें इसे। तो चलिए उसके बाद हम देखते हैं वेट नर्सरी। तो वेट नर्सरी में क्या होता है कि लैंड इज़ प्रिपेयर्ड बाय 1 to 2 प्लगिंग एंड पर्डलिंग्स, यानी कि खेत को 1 से 2 बार, ओके, लैंड इज़ प्रिपेयर्ड बाय 1 to 2 प्लगिंग ना, यानी कि खेत को 1 से 2 बार हल चलाकर पर्डलिंग करते हैं। ओके, यानी कि पर्डलिंग मतलब खेत में पानी भरकर हल चलाना। तो पर्डलिंग का मतलब क्या होता है बच्चों की, खेत में पानी भरकर हल चलाने को हम क्या कहते हैं, पर्डलिंग कहते हैं। ओके, तो देखिए मैं डबल से मैं कहती हूँ कि वेट नर्सरी यानी कि गीली नर्सरी, जिसमें हम क्या करते हैं, खेत को 1 से 2 बार हल चलाकर पर्डलिंग करते हैं। ओके, तो पर्डलिंग का मतलब होता है हमारा खेत में पानी भरकर हल चलाना। नेक्स्ट इज एड 20 से 25 टन्स FIM पर हेक्टर इनटू द सॉइल, यानी कि 20 से 25 टन पर हेक्टर FIM यानी कि गोबर की जो खाद होती है हमारी उसे मिलाते हैं। ओके, सॉइल के अंदर। हाँ, सो देखें एंड तो मैं आपको एग्ज़ाम के लिए कुछ और पॉइंट बताती हूँ। देखिए, एंड प्रिपेयर अ बेड फॉर 1 मीटर वाइड, 8 to 10 सेंटीमीटर, 1 मीटर वाइड एंड 1 मीटर चौड़ा चाहिए, 8 से 10 सेंटीमीटर हाइट वाला एंड ऑफ एनी सुटेबल लेंथ बाय प्रोवाइडिंग इरीगेशन चैनल अराउंड द बेड, यानी कि इरीगेशन चैनल अराउंड द बेड है तो इरीगेशन चैनल तो प्रोवाइड करते हैं। 3 to 6 सेंटीमीटर वाटर इज अलाउड टू स्टैंड इन द बेड एंड स्प्राउटेड सीड्स आर सोन बाय ब्रॉडकास्टिंग मेथड। ओके, सो यहाँ पर 3 to 6 सेंटीमीटर वाटर अलाउड किया जाता है, हाइट तक है तो वाटर अलाउड किया जाता है टू स्टैंड इन अ बेड, यानी कि जो हमने बेड तैयार किया था हमारे प्लांट को सोन करने के लिए। ओके, तो 3 to 6 सेंटीमीटर वाटर इज अलाउड टू स्टैंड इन द बेड एंड स्प्राउटेड सीड्स आर, यानी कि जो सीड्स स्प्राउटेड, आपको पता है जैसे कि चने पर अगर आप उसे पानी में डाल कर रखें तो उसमें स्प्राउट्स निकल जाते हैं, तो वैसे जो स्प्राउटेड सीड्स होते हैं हमारे आर सोन बाय ब्रॉडकास्टिंग मेथड। तो देखिए व्हाट इज़ ब्रॉडकास्टिंग मेथड, तो ब्रॉडकास्टिंग मेथड इज़ अ प्रैक्टिस ऑफ स्कैटरिंग सीड और स्प्रेडिंग फर्टिलाइजर्स ओवर अ लार्ज सरफेस एरिया, यानी कि तो ब्रॉडकास्टिंग मेथड में हम जनरली क्या करते हैं, हमारी सीड को और यानी कि सीड्स को तो जैसा कि हम फैलाते हैं, ओके, बीज बोने के लिए जो फैलाते हैं या फिर फर्टिलाइज़र को लार्ज सरफेस एरिया तक हम उसे फैलाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, ब्रॉडकास्टिंग मेथड बोलते हैं। ओके, तो ब्रॉडकास्टिंग मेथड इज़ अ प्रैक्टिस ऑफ स्कैटरिंग सीड और स्प्रेडिंग फर्टिलाइज़र ओवर अ लार्ज सरफेस एरिया ऑफ सॉइल। ओके, अंडरस्टूड। तो देखिए उसके बाद क्या किया, आपको सीड रेट गिवन है जो आपको याद करना होगा, इंपॉर्टेंट है। सीड रेट जो होता है इसका 350 kg पर हेक्टर रहता है फॉर मीडियम टाइप वैराइटीज़ एंड 450 kg पर हेक्टर फॉर कोर्स टाइप ऑफ वैराइटीज़ के लिए इसका ये सीड रेट होता है। ओके, तो जनरली मैं आपको एग्ज़ाम के लिए कुछ शॉर्ट पॉइंट एक कोई समरी ले लेती हूँ अभी तक जो हमने पढ़ा। तो सीड ट्रीटमेंट यानी कि क्या करते हैं, नमक के पानी में अच्छे से बीज को चुनते हैं और डाल देते हैं, फिर फंजीसाइड से उसको ट्रीट करते हैं। ड्राई नर्सरी में अपन हल डालते हैं, हल चलाते हैं एंड पर्डलिंग हमने प्लगिंग देख लिया था एंड खाद, फिर बेड बनाते, फिर बीज बोना देखा हमने सीड को एंड पानी दिए, फिर 20 से 25 दिन में पौधे अपने तैयार हो गए थे। ओके, उसके बाद हम देखते हैं वेट नर्सरी। तो वेट नर्सरी में हमने क्या देखा कि पानी भरकर पर्डलिंग करो और फिर गोबर की खाद मिला दो, हो गया वेट नर्सरी। एंड ये कुछ तो पॉइंट्स हैं, आप देख लें, पढ़ लें। उसके बाद हम देखते हैं मेथड्स ऑफ कल्टीवेशन, ड्राई कल्टीवेशन, सेमी ड्राई कल्टीवेशन एंड वेट कल्टीवेशन। ओके, एंड हमें इसमें देखना है डिटेल में। तो ड्राई कल्टीवेशन में क्वेश्चन 2 मार्क के क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। ओके, एंड तो ड्राई कल्टीवेशन में 2 मार्क के क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। तो देखिए 2 मार्क के लिए आपको उसमें क्या क्या लिखना होगा, आपको ये पॉइंट लिखना होगा 2 मार्क के लिए। तो देखिए दिस मेथड इज़ फॉलोड इन लो रेनफॉल एरिया वेयर इरिगेशन फैसिलिटीज़ आर नॉट अवेलेबल। ओके, तो दिस मेथड इज फॉलोड इन लो रेनफॉल एरिया वेयर इरिगेशन फैसिलिटीज़ आर नॉट अवेलेबल। ओके, यानी कि ड्राई कल्टीवेशन जनरली कम बारिश वाले इलाकों में होता है एंड कम बारिश वाले इलाकों में होता है। ओके, एरियाज़ में होता है जहाँ पे कम बारिश होती है। तो क्रॉप मेनली क्या पे डिपेंड करती है, रेन वाटर पे डिपेंड करती है। तो यहाँ पे कम एंड क्रॉप मेनली तो रेन वाटर पे डिपेंड करती है। इरिगेशन फैसिलिटीज़ जनरली अवेलेबल नहीं होते हैं वहाँ पर। ओके, एंड इट इज़
It is adopted in Osmanabad, Latur and Nanded district, and in a black soil, early varieties are sown by drilling method. ओके तो ब्लैक सॉइल में क्या होता है, अर्ली वैरायटीज़ जो होते हैं वो ड्रिलिंग मेथड से तो सोन किए जाते हैं, पेरे जाते हैं। तो ड्रिलिंग मेथड क्या होता है बच्चों, तो ड्रिलिंग मेथड जो है, तो ड्रिलिंग मेथड इज़ अ मेथड ऑफ सोइंग द सीड्स इन रोज एट प्रॉपर डेप्थ एंड इक्वल स्पेसिंग यूजिंग द सीड ड्रिल। तो ड्रिलिंग मेथड में क्या किया जाता है, सीड ड्रिल का यूज़ करके इक्वल डिस्टेंस पे, इक्वल स्पेसिंग पे, प्रॉपर डेप्थ पे है तो सीड्स को है तो पेरा जाता है, सो किया जाता है। ओके उसके बाद हम देखते हैं सेमी ड्राई कल्टिवेशन। तो सेमी ड्राई कल्टिवेशन में भी आपको 2 मार्क का कोई क्वेश्चन है तो मिल सकता है। ओके तो सेमी ड्राई कल्टिवेशन में क्या होता है, तो सेमी ड्राई कल्टिवेशन इन दिस मेथड हाफ लाइफ साइकिल इज पासेस अंडर द ड्राई कंडीशन एंड हाफ लाइफ साइकिल अंडर द वेट कंडीशन। इससे ज़्यादा मुझसे क्या कहते हैं, सेमी ड्राई कल्टिवेशन बोलते हैं। एंड सम प्रोटेक्टिव इरीगेशंस में बी गिवन एट फ्लावरिंग एंड ग्रेन फॉर्मेशन स्टेज। ओके तो ग्रेन फॉर्मेशन यानी कि जब हमारे सीड्स फॉर्म होते हैं, बीज बनने वाली स्टेज को हम ग्रेन फॉर्मेशन स्टेज बोलते हैं। तो प्रोटेक्टिव इरिगेशन, मैंने आपको कहा था इरिगेशन क्या होता है, यानी कि आर्टिफिशियल मीन्स सच एज अ कैनल, पाइप, स्प्रिंकलर्स या फिर ड्रिप सिस्टम के थ्रू जो हम वाटर देते हैं हमारी क्रॉप को, तो उसे हम क्या कहते हैं, इरिगेशन बोलते हैं। ओके तो क्या कह रहा है वो कि सम प्रोटेक्टिव इरिगेशन में भी गिवन है फ्लावरिंग और ग्रेन फॉर्मेशन स्टेज पर हमें उसे कुछ प्रोटेक्टिव इरिगेशन देने होते हैं। एंड देन द सीड्स आर सोन बाय ब्रॉडकास्टिंग मेथड इन द मंथ ऑफ जून व्हेन वाटर इज एक्यूमुलेटेड टू द डेप्थ ऑफ 10 to 15 सेंटीमीटर। यानी कि अगर सीड्स को हमें तो ब्रॉडकास्टिंग मेथड से तो सोन करते हैं इन द मंथ ऑफ जून। जब वाटर जमा हो जाता है टू अ डेप्थ ऑफ 10 to 15 सेंटीमीटर की डेप्थ तक जब वाटर जमा हो जाता है तब हम इसमें ब्रॉडकास्टिंग मेथड के थ्रू है तो सीड्स को पेरते हैं, इसमें बोते हैं, पेरते हैं, सोन करते हैं। ओके मैं आपको एक बार फिर से बता देती हूँ ब्रॉडकास्टिंग मेथड क्या होता है। तो ब्रॉडकास्टिंग मेथड एक प्रैक्टिस होती है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, सीड्स को तो स्कैटर करते हैं या फिर फर्टिलाइजर्स को स्प्रेड करते हैं ओवर ए लार्ज सरफेस एरिया में ऑफ सॉइल के। ओके तो लार्ज सरफेस एरिया ऑफ सॉइल पे सीड्स को स्कैटर करने के मेथड को, फर्टिलाइजर को स्प्रेड करते हैं लार्ज सरफेस एरिया पे, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम ब्रॉडकास्टिंग मेथड कहते हैं। ओके उसके बाद लाइट प्लगिंग इज़ गिवन विथ वुडन प्लग। ओके उसके बाद क्या होता है बच्चों कि हम हल्की जुताई करते हैं। लाइट प्लगिंग जनरली हम किसे कहते हैं, हल्की जुताई को कहते हैं लाइट प्लगिंग। ओके लाइट प्लगिंग इज़ गिवन विद अ वुडन प्लग, यानी कि वुडन प्लग यानी कि लकड़ी का हल, तो लकड़ी के हल को हम क्या कहते हैं, वुडन प्लग बोलते हैं। सो लाइट प्लगिंग यानी कि हल्की जुताई, हम लकड़ी के हल के साथ हम उसकी हल्की जुताई कर लेते हैं। एंड सो दिस ऑपरेशन हेल्प टू रिमूव द वीड एंड थिनिंग ऑफ प्लांट, यानी कि जो ऑपरेशन है ये जो हम कर रहे हैं लाइट प्लगिंग कर रहे हैं विद द वुडन प्लग, तो उससे क्या होता है कि हमारे हम उसे वीड रिमूव कर लेते हैं एंड थिनिंग ऑफ प्लांट में हमें हेल्प मिलती है। ओके तो वीड जो होता है वो अपने अनवांटेड प्लांट्स होते हैं जो आ जाते हैं, जिनकी हमें ज़रूरत नहीं होती, उन्हें हम रिमूव कर लेते हैं। ओके एंड थिनिंग ऑफ प्लांट यानी कि अतिरिक्त पौधे, जो एक्स्ट्रा पौधे फिर अतिरिक्त पौधे जो होते हैं उनको हटाकर सही दूरी बनाए रखने को हम क्या कहते हैं, थिनिंग ऑफ प्लांट बोलते हैं। तो थिनिंग ऑफ प्लांट यानी कि अतिरिक्त पौधों को हटाकर सही दूरी बनाए रखने को हम क्या कहते हैं, थिनिंग ऑफ प्लांट बोलते हैं। ओके ओके सो चलिए आगे चलते हैं फिर हम। उसके बाद क्या कहा गया है कि स्मॉल डोज ऑफ नाइट्रोजन। ओके सो हियर स्मॉल डोज ऑफ नाइट्रोजन इज़ गिवन आफ्टर थिनिंग ऑफ प्लांट्स। तो प्लांट की थिनिंग के बाद, थिनिंग जनरली हम छाटने को भी कहते हैं, हमने इससे क्या कहा, अतिरिक्त पौधों को हटाकर तो दूरी बनाए रखना, या फिर छाटना भी कहते हैं हम थिनिंग ऑफ प्लांट को। तो स्मॉल डोज ऑफ नाइट्रोजन इज गिवन आफ्टर द थिनिंग ऑफ प्लांट्स। ओके एंड उसके बाद देखते हैं वेट कल्टिवेशन। तो वेट कल्टिवेशन पे भी आपको 2 मार्क के लिए है तो कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है, 2 मार्क के लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको याद करना होगा। ओके तो वेट कल्टिवेशन, तो वेट कल्टिवेशन जो होता है बच्चों, इसलिए प्लेंटी ऑफ वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। ओके तो हमारा जो वेट कल्टिवेशन है वहाँ पर प्लेंटी ऑफ वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। ओके प्लेंटी ऑफ वाटर की रिक्वायरमेंट होती है इन द वेट कल्टिवेशन। ओके एंड सो दिस मेथड जो होता है इस फॉलोड इन अश्योर्ड रेनफॉल एरियाज। ओके तो हमारा जो वेट कल्टिवेशन होता है जनरली वहाँ पर फॉलो किया जाता है द कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स विद द अबंडेंट वाटर और रेगुलर इरीगेशन। तो हमारे वेट कल्टिवेशन जनरली वो एरियाज में फॉलो जहाँ पर अबंडेंट वाटर है तो अवेलेबल होता है एंड इरीगेशन फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल होती हैं। ओके तो दिस मेथड इज़ फॉलोड इन अश्योर्ड रेनफॉल एरियाज विद इरीगेशन फैसिलिटीज़ आर अवेलेबल। तो यहाँ पे इरीगेशन फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल होती हैं एंड अश्योर्ड रेनफॉल भी अबंडेंट वाटर अवेलेबल होता है, इरीगेशन फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती है। ओके उसके बाद देखें, सो इन दिस मेथड्स
सीड्स आर सोक्ड इन वाटर एंड कीप इन अ गनी बैग फॉर 1 to 2 days फॉर स्प्राउटिंग। ओके, उसके बाद हम क्या करते हैं इसके अंदर, सीड्स को वाटर के अंदर तो सोक करके रखते हैं। एंड गनी बैग, तो गनी बैग मतलब कि जो हमारे जूट के थैले होते हैं बच्चों, आपने देखे होंगे चावल की बोरियां होती है जनरली। ओके, चावल की बोरियां होती हैं जिससे हम जूट की थैली भी बोल सकते हैं। ओके, तो गनी बैग्स यानी कि जो हमारी जूट की बोरियां होती हैं, तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, सीड्स को तो भिगा कर है तो उसके अंदर रख देते हैं 1 to 2 days के लिए। ओके, फॉर स्प्राउटिंग, ताकि उनमें स्प्राउट्स निकल आए। ओके, एंड देन जो हमारे जो स्प्राउटेड सीड्स होते हैं आर सोन बाय ब्रॉडकास्टिंग मेथड इन अ पडल फील्ड। ओके, आपको पता है पडल फील्ड किसे कहते हैं? तो पडल फील्ड यानी कि कीचड़ वाला खेत। अगर आपने देखा होगा चावल की खेती किस खेत में की जाती है, तो चावल का खेत होता है वो थोड़ा मिट्टी में, वहाँ पर पानी ज़्यादा होता है। ओके, मिट्टी होती है और उसमें पानी भी होता है। ओके, फॉर ट्रांसप्लांटिंग राइस सीडलिंग को ट्रांसप्लांट करने के लिए पडल फील्ड का यूज। कीचड़ वाला खेत जनरली आप ऐसा समझ लें, कीचड़ वाला खेत, पडल फील्ड यानी कि कीचड़ वाला खेत। ओके, सो दिस मेथड इज़ यूज इन खारलैंड ऑफ कोस्टल एरिया। तो ये मेथड कहाँ पर फॉलो होता है? खारलैंड और कोस्टल एरिया में फॉलो होता है। उसके बाद हम देखते हैं तो ट्रांसप्लांटिंग ऑफ पैडी सीडलिंग्स। ओके, तो ट्रांसप्लांटिंग ऑफ पैडी सीडलिंग इस पर क्वेश्चन 2025 में आ चुका है, इम्पॉर्टेंट है। देखिए, तो पैडी सीडलिंग जो होती है बच्चों जनरली आर ट्रांसप्लांटेड आफ्टर 25 to 35 days ऑफ सोइंग डिपेंडिंग अपॉन द वैराइटीज़। तो पैडी सीडलिंग जो होती है वो 25 to 35 days ऑफ सोइंग के बाद तो हम उसे ट्रांसप्लांट कर लेते हैं। देखिए, जब हमने बीज को बो दिया, उसके 20 से 25 to 35 डेज़ के बाद हम उसे ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। ओके, तो नर्सरी बेड्स शुड बी इरीगेटेड बिफोर 1 to 2 days ऑफ ट्रांसप्लांटिंग। और यानी कि जब हमें ट्रांसप्लांट करना है उससे 1 से 2 दिन पहले हमारे जो नर्सरी बेड्स है जहाँ पर हमारी क्रॉप है, तो उसे हमें इरीगेट करना होगा, यानी उसे वाटर देना होगा, पानी देना होगा। ओके, एंड टू अवॉइड द रूट डैमेज एंड ईजी अपरूटिंग। तो अपरूटिंग का मतलब होता है कि हमारे पौधे को जड़ के साथ मिट्टी से निकालने के प्रोसेस को हम अपरूटिंग बोलते हैं। ओके, तो ईजी अपरूटिंग के लिए यानी कि ईजिली हमें अच्छे से हम अपने पौधे को जड़ के साथ रूट से सॉइल से निकाल सके, इसलिए हम उसे क्या करते हैं कि 1 to 2 days बिफोर ट्रांसप्लांटिंग हम उसे क्या करते हैं कि इरीगेट करते हैं, यानी कि वाटर पानी डालते हैं उसमें ईजी अपरूटिंग के लिए। ओके, 3 to 4 हेल्थी सीडलिंग्स आर ट्रांसप्लांटेड इन अ रो। ओके, तो 3 to 4 हेल्थी सीडलिंग्स होता है, मैंने इसे एक रो में तो ट्रांसप्लांट कर देते हैं ईच स्पॉट एट अ डेप्थ ऑफ 2 to 4 सेंटीमीटर। ओके, स्पेसिंग डिपेंड्स ऑन ड्यूरेशन एंड वैराइटीज़। तो इसकी स्पेसिंग जो होती है बच्चों वो ड्यूरेशन एंड वैराइटीज़ पर डिपेंड करती है। तो आपको ये याद करना होगा, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, तो आप इसे याद करें। सो देखिए, तो अर्ली वैराइटीज़ की जो स्पेसिंग होती है बच्चों क्या होती है, 15 into 15 सेंटीमीटर पर करते हैं। मीडियम वैराइटीज़ की स्पेसिंग ये होती है, लेट वैराइटीज़ की ये होती है, हाई यील्डिंग वैराइटीज़ की 20 into 15 सेंटीमीटर पर स्पेसिंग होती है। ओके, तो ये याद कर लें आप। उसके बाद देखते हैं सीड रेट। तो सीड रेट भी आपको ये याद करना होगा, ब्रॉडकास्टिंग, ड्रिलिंग एंड ट्रांसप्लांटिंग, तीनों मेथड्स का आपको सीड रेट याद करना होगा। ओके, उसके बाद आप देखिए इरीगेशन। तो इरिगेशन, तो पैडी जो है बच्चों अपना एक सेमी एक्वेटिक प्लांट होता है विच रिक्वायर्ड अ रेगुलर इरिगेशन। तो बच्चों पैडी जो है हमारा वो एक सेमी एक्वेटिक प्लांट है जिसे एक रेगुलर इरिगेशन की ज़रूरत होती है। इट रिक्वायर्स अ मोर वाटर इन अर्ली स्टेज। जब वो पौधा छोटा होता है, अर्ली स्टेज की बात करें तो अर्ली स्टेज में पैडी को तो ज़्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। ओके, तो फॉलोइंग आर द इंपॉर्टेंट स्टेजेस ऑफ इरिगेशन इन द पैडी। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट स्टेप्स ऑफ इरिगेशन इन द पैडी। पे इरिगेशन के इंपॉर्टेंट स्टेप्स है ये। सो देखिए, सबसे पहले आता है टिलरिंग स्टेज। तो बच्चों टिलरिंग स्टेज किसे कहते हैं? तो टिलरिंग स्टेज यानी कि इस स्टेज में क्या होता है, पौधे से नई शाखें, टिलर्स। तो जनरली टिलर्स किसे कहा जाता है? तो टिलर्स जनरली है तो ब्रांचेस को कहा जाता है। ओके, जो टिलर जनरली है तो ब्रांचेस को कहा जाता है। एंड तो टिलरिंग स्टेज में क्या होता है, टिलर यानी कि ब्रांचेस निकलते हैं हमारे पौधे से। ओके, इस समय पानी बहुत ज़रूरी होता है। ओके, टिलरिंग स्टेज में पानी बहुत ज़रूरी होता है, हमारे पौधे से टिलर्स यानी कि ब्रांचेस निकलते हैं। नेक्स्ट इज द इंटरनोड इलोंगेशन स्टेज। उसके बाद आती है इंटरनोड इलोंगेशन स्टेज। इस स्टेज में क्या होता है, पौधे का तना तेज़ी से लंबा होने लगता है। ओके, पौधे का तना यानी कि जो स्टेम होती है वो तेज़ी से लंबी होने लगती है। उसके बाद आती है बोट लीफ स्टेज। तो बोट लीफ स्टेज यानी कि इस समय बालियाँ यानी कि ईयर हेड्स। ओके, आपने देखा है तो यानी कि बालियाँ, आपने गेहूं की बालियाँ देखी होंगी, वैसे ही उसी तरह हमारे पैडी यानी कि राइस की भी बालियाँ होती है। तो उसमें
क्या होता है इस समय बालियाँ यानी कि ईयर हेड्स है तो पत्ते के अंदर बन रही होती है बूट लीव स्टेज में। उसके बाद आती है फ्लावरिंग स्टेज। तो आपको इसके नाम से ही पता चल रहा होगा कि कौन सी स्टेज होगी। इस स्टेज में क्या होते हैं, फूल आते हैं जनरली। नेक्स्ट इज़ अ ग्रेन फॉर्मेशन स्टेज। तो नेक्स्ट है हमारी ग्रेन फॉर्मेशन स्टेज। तो यहाँ पर धान के अंदर दाने बनने लगते हैं, जनरली आप कह सकते हैं ग्रेन्स फॉर्म होते हैं। इन केस ऑफ ट्रांसप्लांटिंग पैडी वाटर इज अलाउड टू स्टैंड इन द फील्ड एट अ डेप्थ ऑफ 2 to 5 सेंटीमीटर अप टिल द स्टेज ऑफ द क्रॉप। तो रोपाई वाले धान में खेत में पानी 2 स्टेज यानी कि आटा जैसी स्टेज तक बनाए रखना चाहिए। ओके, तो आटे जैसे स्टेज आने तक है तो हमारा जो रोपाई वाला धान यानी कि हमारा जो खेत है उससे पानी हम आटे जैसी स्टेज आने तक है तो पानी है तो बनाए रखना चाहिए। ओके, उसके बाद हम देखते हैं क्रॉप रोटेशन एंड मिक्स क्रॉपिंग, वे नॉट सो इम्पॉर्टेंट। हाँ, उसके बाद देखिए पेस्ट एंड डिसीज़, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो पेस्ट एंड डिसीज़ आपको ये सारे याद करने होंगे। इंपॉर्टेंट पेस्ट ऑफ पैडी, स्टेम बोरर, पैडी गोल्डफ्लाई, राइसबर्ग, जैसेट्स एंड रैट्स। तो सारे पेस्ट एंड डिसीज़ आपको याद करने होंगे, इंपॉर्टेंट है, इसे स्किप नहीं कर सकते आप। क्वेश्चन आ सकता है 2 मार्क के लिए, क्वेश्चन आ सकता है कोई आपको 4 पेस्ट एंड डिसीज़ लिखने होंगे। ओके, उसके बाद देखते हैं हम, उसके बाद आता है हमारे डिसीज़ ऑफ पैडी। तो डिसीज़ ऑफ पैडी में आपको याद करना होगा, दैट इज़ द फर्स्ट इज़ अ ब्लाइट। हाँ, तो डिसीज़ ऑफ पैडी में आता है फर्स्ट इज़ द ब्लास्ट ऑफ पैडी एंड द डिसीज़ेस ऑफ पैडी में आता है पहला ब्लास्ट ऑफ पैडी, ब्लाइट ऑफ पैडी, फुट रॉट और स्टेम रॉट, बैक्टीरियल ब्लाइट और उदबत्ता डिसीज़। तो आपको याद करने होंगे, 2 मार्क के लिए आ सकता है क्वेश्चन। कोई है तो आपको यानी है तो 4 लिखना होगा इसमें। ओके, कोई है तो 4 डिसीज़ आपको लिखना होंगे अगर 2 मार्क के लिए क्वेश्चन आता है तब। ओके, उसके बाद ये सारे बस आप एक बार रीड कर लें और अगर कोई PYQ देख लिए जनरली, अगर PYQ में अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसे कंपलसरी उसकी प्रैक्टिस करें। ओके, जनरली मैंने तो सारे टिक किए हुए हैं पर फिर भी आप एक बार PYQ पे नज़र डालें, देखिए कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो देखिए आज अब हम देखते हैं हार्वेस्टिंग, थ्रेशिंग एंड यील्ड। आज हम देखते हैं हार्वेस्टिंग, थ्रेशिंग एंड यील्ड। तो पैडी इज हार्वेस्टेड आफ्टर 120 to 150 डेज ऑफ सोइंग, यानी कि पैडी को यानी कि बोने के 120 से 125 120 to 150 डेज़ बाद हम उसे 120 से 150 दिन बाद तो हार्वेस्ट किया जाता है। जनरली वो 4 to 5 मंथ का पीरियड होता है। ओके, 120 to 150 डेज़ यानी कि जनरली 4 to 5 मंथ का पीरियड होता है वो। ओके, तब उसे हार्वेस्ट किया जाता है। एंड सो देखिए हार्वेस्टिंग इज़ डन व्हेन योर हेड्स आर राइपन बट स्ट्रॉ इज स्टिल ग्रीन। ओके, हार्वेस्टिंग हम कब करते हैं, जब हमारे धान की जो बालियाँ होती है वो पक जाए लेकिन तना यानी कि जो होता है वो अभी भी थोड़ा सा ग्रीन यानी कि हरा हो, तब उसकी हार्वेस्टिंग की जाती है। नेक्स्ट इज हार्वेस्टिंग शुड बी डन एट प्रॉपर टाइम टू अवॉइड द शेडिंग ऑफ ग्रेन्स। ओके, एंड हार्वेस्टिंग है तो प्रॉपर टाइम पर होना बहुत ज़रूरी है। शेडिंग ऑफ ग्रेन्स को यानी हमारे जो ग्रेन्स यानी कि दानों को गिरने से बचाने के लिए। ओके, दानों को गिरने से बचाने के लिए प्रॉपर टाइम पर उसकी हार्वेस्टिंग ज़रूरी होती है। तो हार्वेस्टिंग इज़ डन बाय कटिंग द प्लांट क्लोज टू द ग्राउंड। तो इसमें क्या हार्वेस्टिंग में क्या करते हैं, हमारे जो प्लांट होते हैं उसके क्लोज टू द ग्राउंड है तो ग्राउंड से करीब उसे ग्राउंड के लेवल से करीब है तो उसे कट कर उसकी हार्वेस्टिंग की जाती है। प्लांट्स आर ड्राइड इन सन फॉर 2 to 3 days एंड प्लांट्स आर टाइड इन टू बंडल एंड ब्राउड टू अ थ्रेशिंग यार्ड। ओके, एंड ब्राउड टू अ थ्रेशिंग यार्ड यानी कि फसल को गट्ठर यानी कि बंडल बनाकर मड़ाई वाले स्थान यानी कि थ्रेशिंग यार्ड पर ले जाया जाता है। थ्रेशिंग यार्ड जहाँ पर उसकी मड़ाई होती है। ओके, इसके बाद देखिए थ्रेशिंग इज़ डन बाय बीटिंग विद स्टिक और बाय ट्रैम्पलिंग अंडर फीट ऑफ ब्लॉक, और थ्रेशिंग मशीन से उसकी थ्रेशिंग होती है। ओके, एंड तो देखिए थ्रेशिंग यानी कि मुड़ाई को कहते हैं। तो मुड़ाई जो है वो डंडे से पीट कर होती है या फिर बैलों से रौंद कर या थ्रेशिंग मशीन से की जाती है ताकि दाने अलग हो जाएं। समझ में आया आपको? तो देखें, तो विनोइंग इज़ डन टू सेपरेट द ग्रेन एंड चाफ। तो उसके बाद विनोइंग की जाती है जिससे क्या होता है ग्रेन्स एंड चाफ जो होते हैं। विनोइंग जनरली हम किसे कहते हैं, फटकाई। ओके, फटकाई को बोलते हैं हम विनोइंग। फटकाई यानी कि विनोइंग की जाती है ताकि ग्रेन जो है वो सेपरेट हो जाए और उससे भूसा भी क्या हो जाए, अलग हो जाए। उसके बाद हम देखते हैं एवरेज यील्ड। तो एवरेज यील्ड
ये एवरेज यील्ड आपको याद करनी होगी। ऑफ लोकल वैराइटीज़ की एवरेज यील्ड होती है 20 से 25 क्विंटल पर हेक्टर, और हाई यील्डिंग वैराइटीज़ की एवरेज यील्ड होती है 40 to 60 क्विंटल्स पर हेक्टर। ओके, क्वालिटीज़ ऑफ तो क्वालिटीज़ ऑफ पैडी, तो क्वालिटीज़ ऑफ पैडी पे 2 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको ये भी देखना होगा। तो क्वालिटीज़ ऑफ पैडी पे आ सकता है बच्चों, 2 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है क्वालिटीज़ ऑफ पैडी पे। तो देखते हैं। तो पहली क्वालिटी है उसकी मार्केटिंग क्वालिटी। ओके, पहली क्वालिटी है मार्केटिंग क्वालिटी। तो मार्केटिंग क्वालिटी ऑफ राइस डिपेंडिंग ऑन वेदर ग्रेन्स आर फाइन, मीडियम, रॉ और मशीन मेल्ड और हैंड पाउंडेड। ओके, तो पैडी यानी कि अपने चावल की जो मार्केट की कीमत होती है इस बात पर डिपेंड होती है कि दाने बारीक है, मीडियम है। ओके, बारीक यानी फाइन यानी कि बारीक, मीडियम है या फिर रॉ यानी कि कच्चे हैं या फिर मशीन से पिसे हुए हैं या फिर हैंड पाउंडेड है। हैंड पाउंडेड यानी कि हाथ से कूटे हुए हैं। ओके, हाँ, तो रॉ राइस, स्मॉल ग्रेन्स एंड ब्रोकन ग्रेन राइस गिव अ लेस प्राइस इन द मार्केट, वाइल द लॉन्ग राइस, मशीन माइल्ड एंड पॉलिश राइस गिव हाई प्राइस इन द मार्केट। ओके, सो क्या कहा गया है यहाँ पर कि जो छोटे दाने या फिर टूटे हुए और कच्चे चावल की कीमत कम होती है, जबकि लंबे दाने मशीन से पिसे और पॉलिश किए हुए चावल की, ओके, लॉन्ग राइस, मशीन माइल्ड एंड पॉलिश चावल जो होते हैं उनकी हाई प्राइस होती है मार्केट में। अब हम नेक्स्ट क्वालिटी देखते हैं हमने अपने राइस की, दैट इज़ अ कुकिंग क्वालिटी। तो नेक्स्ट क्वालिटी होती है कुकिंग क्वालिटी। ओके, तो कुकिंग क्वालिटी क्या होती है? हाँ, तो देखें, एरोमा और सेंट ऑन कुकिंग, एबिलिटी टू सेपरेट और पेस्टी, टाइम रिक्वायर्ड फॉर कुकिंग एंड वाटर एब्जॉर्ब्ड ड्यूरिंग द कुकिंग, ये होती है कुकिंग क्वालिटी। यानी कि चावल की जो क्वालिटी है उसकी खुशबू, पकने के बाद दाने अलग अलग रहने या चिपकने यानी पेस्टी, यानी कि पकने के बाद दाने उसके अलग अलग रहते हैं या चिपकते हैं यानी कि पेस्टी, एंड पकने में लगने वाले समय और पानी सोखने की क्षमता पर निर्भर करती है, क्वालिटी उस पर डिपेंड करती है। ओके, उसके बाद हम देखते हैं उसकी न्यूट्रिशनल क्वालिटी। तो न्यूट्रिशनल क्वालिटी, द न्यूट्रिटिव वैल्यूज डिपेंडिंग ऑन इट्स प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड मिनरल कंटेंट। ओके, यानी कि हमारे चावल की पोषण मूल्य यानी कि जो न्यूट्रिशनल क्वालिटी है उसमें मौजूद प्रोटीन, फैट एंड विटामिन और मिनरल्स पे डिपेंड करती है। ओके, मिनरल कंटेंट पे डिपेंड करती है। हैंड पाउंडेड राइस इज़ मोर न्यूट्रिशियस देन माइल्ड एंड पॉलिश्ड। ओके, तो हाथ से कुटा हुआ चावल यानी कि हैंड पाउंडेड राइस जो होता है हमारा, वो मशीन से पिसे और पॉलिश किए हुए चावल की तुलना में ज़्यादा न्यूट्रिशनल होता है। ओके, ज़्यादा अच्छा माना जाता है। ओके, सो यहाँ पर आज हमारा जो पैडी है वो आज हमने देखें पूरा आपको समझा दिया है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा दिखे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, ताकि जो बच्चे क्रॉप साइंस को लेकर प्रॉब्लम में हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, उन्हें भी समझ में आए। ओके, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और स्टडी स्पार्क के साथ अपनी लर्निंग को रोज़ अपग्रेड करते रहिए। See you in the next video.